वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर टीचर भर्ती या टीईटी से रिलेटेड एक टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारा पेडागोजी का सेक्शन होगा, शिक्षण शास्त्र का। तो यहाँ पे शिक्षण शास्त्र जो होगा, शिक्षण शास्त्र जिसे पेडागोजी कहा जाता है, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है यही जानना आवश्यक है हमें। शिक्षण शास्त्र क्या होता है? क्या आप में से कोई बताना चाहेंगे शिक्षण शास्त्र क्या है? बच्चों को पढ़ाने का तरीका, ठीक है। शिक्षण शास्त्र, शास्त्र का मतलब है उसमें कुछ ऐसी चीजें समाहित है जिसका प्रयोग हम कहीं ना कहीं करेंगे, है ना। जैसे कि हम वनस्पति शास्त्र, बॉटनी को क्या कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र। उसमें हम पढ़ते हैं कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनकी आकारिकी कैसी है, कैसा वो दिखाई देता है, कौन से कुल से बिलोंग करता है, तो सारा चीज़ हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं उसमें। तो वो हो गया वनस्पति शास्त्र। प्राणी शास्त्र में हम जितने भी जीव जंतु है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो हो गया प्राणी शास्त्र। वैसे ही एक सब्जेक्ट है हमारा शिक्षण शास्त्र, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि कौन से रूल हमको अपनाने हैं पढ़ाने के दौरान, पढ़ाते समय बच्चों से कैसे बिहेव करना है, उनका जो स्तर है, अगर प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो उनको कौन से मेथड से पढ़ाना है, अपर प्राइमरी के हैं तो उनको कौन से मेथड से पढ़ाना है, किन किन TLM का यूज़ करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। अलग अलग स्तर पे हमको अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए आप लेक्चर मेथड का यूज़ करोगे तो वो समझ जाएंगे, उनके सामने तो आपको एक्शन करके बताना पड़ेगा, उनको रटवाना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आती है। वहीं पे हाई लेवल में आप जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हो। तो शिक्षण शास्त्र और कुछ नहीं है कि अलग अलग स्तर के बच्चों को, अलग अलग स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी प्रविधि, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, साथ में कौन सी TLM का यूज करना है, TLM का उपयोग करना है। ये सारी चीजें हमको कहाँ से पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे शिक्षण शास्त्र। TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है इसे, शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब ऐसी चीज़ें जब हम पढ़ाने के दौरान, हो सकता है कभी कोई ऑब्जेक्ट लेके चले जाए, उनके सामने कोई वस्तु लेकर जा रहे हैं, या फिर हम चार्ट बनाकर लेके जा रहे हैं, मैप लेकर जा रहे हैं, ये सब जो हमको पढ़ाने में मदद करती हैं चीज़ें, उन्हें ही क्या कहा जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। तो ये चीज़ें अलग अलग स्तर के अनुसार हमको अलग अलग उपयोग करना पड़ता है, यही आपका क्या कहलाएगा? शिक्षण शास्त्र। इसमें सारा चीज़ हम यही पढ़ेंगे। जब हिंदी पढ़ेंगे हम, तो हिंदी के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन सी प्रविधि का प्रयोग करना है। गणित विषय जब पढ़ाया जाएगा तो गणित के लिए अलग विधि और प्रविधि का उपयोग करेंगे। मतलब कि जो शिक्षण शास्त्र है वो सभी विषयों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग होगा, है ना। सभी विषय के लिए, गणित के लिए अलग शिक्षण शास्त्र पढ़ोगे आप, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, पर्यावरण के लिए अलग, सभी विषयों का अलग अलग शिक्षण शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। जब आप TET का एग्ज़ाम दिलाते हैं तो TET के एग्ज़ाम में आपके अगर वर्ग 3 के लिए आप दिला रहे हो, फर्स्ट पेपर दिला रहे हो, तो उसमें आपका गणित, हिंदी, इसके अलावा होता है कौन सा सब्जेक्ट? अंग्रेजी होता है। इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा आपको पर्यावरण, और एक होता है CDP, और इसी के साथ होता है शिक्षण शास्त्र, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र लिखा होता है। सारे के सारे आपके
30-30 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें आपका जब सीडीपी और शिक्षण शास्त्र करोगे तो वो तो टोटल 30 नंबर का आएगा ही। जब पर्यावरण पढ़ोगे आप तो पर्यावरण में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। पहला तो रिलेटेड होगा पर्यावरण का क्वेश्चन कि आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसके घटक कौन से हैं, या दिवस उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि जल दिवस कब मनाया जाएगा, आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन। कुछ साइंस के है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी पर्यावरण में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा आपको शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण में 15 क्वेश्चन किसका रहेगा, शिक्षण शास्त्र का। इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश भी 2 भागों में बटा होगा, तो 15 नंबर का आपका रीडिंग कंप्रहेंशन आता है, जो आपका वो आता है ना पैराग्राफ वाला, पढ़ो फिर उसके बाद उसमें से आंसर ढूंढना है। और 15 नंबर का यहाँ से भी पेडागोजी आएगा। गणित में भी सेम होता है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका प्रतिशत से, लाभ हानि से, ये सारा चीज़ आएगा। और 15 नंबर का यहाँ पे भी पेडागोजी। हिंदी में भी 15 नंबर का आपका पेडागोजी। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो सभी में से, है ना, इसको एक बार मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ। हिंदी 30 नंबर, अंग्रेजी से 30 नंबर, फिर आपका गणित 30 नंबर का आएगा, पर्यावरण 30, सीडीपी और पेडागोजी ये आएगा 30 नंबर का। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे, 15-15, ऐसे ही सभी आएगा 15-15, 2 भागों में बटेगा आपका। सिर्फ इसको छोड़कर इसमें तो पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब 15 नंबर आपका हर सब्जेक्ट से 15-15 नंबर पेडागोजी का है। वेटेज सबसे ज़्यादा होता है शिक्षण शास्त्र का टीईटी में, है ना। यहाँ से 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, 60 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र आने वाला है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश का पूरा पूरा पेडागोजी सेम रहता है, बस लैंग्वेज का अंतर है। यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ोगे कि शिक्षण कौशल, कौशल के बारे में जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आता है श्रवण कौशल। बच्चा जब सब छोटा होता है तो वो सीखेगा कैसे, सबसे पहले सुनता है, श्रवण कौशल, सुनना को श्रवण कहा जाता है। सुनने के बाद वो बोलना सीखता है, बोलने को कहा जाता है वदन कौशल। उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद सीखता है लिखना। पढ़ने को कहा जाएगा कौन सा, पठन कौशल, और लिखने को कहा जाएगा लेखन कौशल। सेम इंग्लिश में भी आपको वही पढ़ना है, बस नाम उसका इंग्लिश में पढ़ोगे। अब सबसे पहले कौन सा आया था, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल को आप क्या कहोगे, यहाँ पर सुनने को क्या कहा जाता है, लिसनिंग, है ना, तो लिसनिंग आ जाएगा। दूसरा आपका बोलोगे मतलब स्पीकिंग, फिर तीसरा आएगा रीडिंग, पढ़ना, और चौथा आएगा राइटिंग, राइटिंग स्किल। तो हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी जो है वो पूरा टोटल सेम है, बस वहाँ पे लैंग्वेज का अंतर है। तो एक चीज़ अगर आप पढ़ लिए तो दूसरे को बस आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, बाकी तो बन जाएगा। तो यहाँ से 60 नंबर का पेडागोजी, यहाँ से 30 नंबर का सीडीपी और पेडागोजी, टोटल का आपका 90 नंबर, 60 और 30 90 नंबर का आपका पेडागोजी ही पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा आप इसी पे फोकस करोगे, इससे आपका टीईटी निकल जाएगा। बाकी चीज़ें कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। वैसे भी लास्ट आपका एलिजिबिलिटी जो है वो 90 नंबर से ही है। 90 जनरल वाले हैं तो 90 नंबर में आपका टेट क्लियर हो जाता है। तो 90 नंबर आपका स्कोर करना है कैसे भी करके। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करोगे पेडागोजी वाले सेक्शन में। पेडागोजी वाला सेक्शन अगर आपका अच्छा है तो बाकी इधर आ जाएगा। सबसे अच्छा ये बात है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता, तो तुक्का मार के भी आप नंबर ला सकते हो। कोई डर नहीं है कि आपका नंबर कटेगा, कटने वाला कोई चांस नहीं है। तो आराम से आपका टेट क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो पेडागोजी के में आगे हम बात करेंगे। क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, शिक्षण शास्त्र क्या है ये हमने पढ़ा। तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस विधि प्रविधि का उपयोग करना है, ये कौन से टीएलएम का यूज़ करेंगे, वो शिक्षण शास्त्र कहलाएगा। और हर विषय का अपना अलग अलग क्या होगा, शिक्षण शास्त्र। इसके बाद बात करते हैं कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। शिक्षण टीचिंग किसको कहा जाएगा। शिक्षण हम उसको कहेंगे, आप अकेले बैठ के अगर पढ़ रहे हो तो हम उसको टीचिंग नहीं कह सकते।
जो सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो ना, तो उसको हम टीचिंग नहीं कहेंगे। टीचिंग करने के लिए आपको दो तो बहुत ज़रूरी है, एक घटक है आपका टीचर और दूसरा है स्टूडेंट। स्कूल में जब आप पढ़ाने जाओगे तो बच्चे अकेले बैठ के ना ही पढ़ेंगे और ना ही आप बच्चों के बिना अकेले पढ़ाओगे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो आपका टीचर रहेगा, दूसरा कौन रहेगा? स्टूडेंट, शिक्षक और छात्र। अब शिक्षक और छात्र दोनों प्रेजेंट है कक्षा में, लेकिन आप उनको कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो, तब भी वो टीचिंग नहीं कहलाएगा। वो अपने में मस्त, आप अपने में मस्त, तो ये टीचिंग नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ को समझेंगे। समझने के साथ साथ अब समझ नहीं आएगा तो वो प्रश्न भी पूछेंगे। बच्चे क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। तो पहला काम है बच्चे को पढ़ाना। किसका काम है? टीचर का। जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में उनको जो समझ नहीं आएगा उसका प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न पूछने पर फिर से टीचर का काम है उस प्रश्न का क्या देंगे? वो आंसर देंगे, उत्तर देंगे। ये सारी चीज़ें जो है यही शिक्षण कहलाएगा। बच्चा जो है बैठा है क्लास में, टीचर उसको पढ़ाया, बच्चे ने उसे पढ़ा, समझा, प्रश्न पूछा, फिर टीचर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साथ में टीचर मूल्यांकन भी कर सकते हैं जो पढ़ाए हैं उनके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर। तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है इंटरेक्शन। आपस में अगर दो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, मान लो आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या किसी से एक सामने प्रत्यक्ष रूप से ही बात कर रहे हो, पर आप बात कर रहे हो, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, आपका रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे बीच इंटरेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन तब कहलाएगा जब आप और सामने वाला दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। हिंदी में कहते हैं अंतःक्रिया। तो शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है? तो छात्र और शिक्षक के बीच होने वाली अंतःक्रिया, छात्र और शिक्षक के बीच, शिक्षक के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, यही कहलाएगा आपका शिक्षण। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि शिक्षण के कितने चर होते हैं? कितने चर होते हैं शिक्षण के? तो शिक्षण के 3 चर होते हैं। ये हो गया आपका टीचिंग। इसके बाद इसके चर की बात करें तो शिक्षण के 3 चर मिलेंगे आपको। शिक्षण के चर 3 होते हैं। पहला है आपका स्वतंत्र चर, दूसरा स्वतंत्र का उल्टा आश्रित, है ना। स्वतंत्र को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और उसका उल्टा होता है अपोजिट, डिपेंडेंट, मतलब जो है आश्रित, आश्रित चर। और तीसरा है हस्तक्षेप चर, मतलब कि आपके पढ़ने के बीच में ये क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। कौन सी चीज़ें पढ़ना है आप अपने मन से नहीं पढ़ सकते, किसके अनुसार पढ़ोगे? जो हस्तक्षेप करने वाला चर है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, हस्तक्षेप चर। तो पहला जो चर है स्वतंत्र चर। अभी हमने 2 ही चीज़ पढ़ा था, एक तो टीचर जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है? स्टूडेंट। लेकिन अब यहाँ पे तीसरा भी आ गया है, हस्तक्षेप करने वाला चर। और ये हस्तक्षेप करने वाला चर होता है हमारा पाठ्यक्रम। हस्तक्षेप करने वाला कौन है? पाठ्यक्रम है। टीचर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। उनको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? जो पाठ्यक्रम बनाया हुआ है उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस चर को क्या कहा जाता है? हस्तक्षेप कर चर। अब बच्चे जो हैं वो अपने आप नहीं पढ़ सकते। शुरू में स्कूल आए बच्चे, उनको क्लास में बैठा दो और बोलोगे पढ़ो तो अपने आप नहीं पढ़ेंगे। वो किस पर डिपेंडेंट है? स्वतंत्र चर पर, और वो चर है आपका टीचर। बच्चे किस पर डिपेंडेंट है? टीचर पर, शिक्षक पर। तो शिक्षक हो जाता है स्वतंत्र चर और जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो हो जाएगा आपका आश्रित चर। इसी के आधार पर जो जॉन डीवी हैं उन्होंने कहा था कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिआयामी होता है, 3 डायमेंशनल होता है। जॉन डीवी का कथन है कि शिक्षण जो प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया वो त्रिआयामी होती है। जॉन डीवी
का ये अब 3 चर इन्हीं में से लिए हैं उन्होंने। पहला माना है कि सबसे पहला आयाम क्या है, शिक्षक है, टीचर है, दूसरा है छात्र और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। इन्हीं जॉन डीवी ने ये स्टेटमेंट देने से पहले कहा था कि शिक्षण जो होता है वो द्विआयामी होता है। द्विआयामी में उन्होंने पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ शिक्षक और छात्र को शामिल किया था। 2 ही चर बताए थे उन्होंने, 2 ही आयाम बताए थे, शिक्षक और छात्र। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कि शिक्षण जो है वो द्विविमी ना होकर कैसा है, त्रिविमी है। पहला है शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम शब्द आया है तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। पाठ्यक्रम क्या होता है, आपने 2 चीज सुना होगा रिलेटेड, एक होता है पाठ्यक्रम और दूसरा होता है पाठ्यचर्या। इंग्लिश में पाठ्यक्रम को सिलेबस कहा जाता है और पाठ्यचर्या को करिकुलम कहते हैं। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? पहला है पाठ्यक्रम और दूसरा है पाठ्यचर्या। करिकुलम और सिलेबस। अभी कुछ समय पहले मैंने सिलेबस बताया, टीईटी का सिलेबस बताया है ना, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, गणित और सीडीपी, ये सिलेबस था। अब सिलेबस आपके पास है लेकिन आपको उसकी तैयारी करनी है तो कुछ ना कुछ तो आप रणनीति बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे कि मैं कब किसको पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी। आप देखोगे कि मेरे पास एक बुक है सीडीपी का, मेरे को ये बुक पहले पढ़ना है। इस बुक को पढ़ने के बाद एक एमसीक्यू वाला बुक है मेरे पास, तो अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद हो सकता है आपका मन करे कि मैं टेस्ट दिला दूँ। इस तरीके से आपका एक क्या होगा, एक प्रोग्राम तैयार करोगे आप कि सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट करोगे। तो ये जो पाठ्यक्रम को करने के लिए आप रणनीति जो बनाते हो वो कहलाता है आपका पाठ्यचर्या। तो इसमें आपका पाठ्यक्रम भी शामिल होता है। स्कूल से आपका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। स्कूल में मान लो 6वीं 7वीं 8वीं का कोई भी आपने बुक देखा होगा तो सबसे सामने वाले पेज में पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर का नाम लिखा रहता है। चैप्टर के नाम के बाद यहाँ पे कालखंड लिखा होता है कि कितने कालखंड में आपको उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस तो आपका सिर्फ ये था ना कि चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आपका सिलेबस था। लेकिन उसको कैसे करवाना है, कितने क्लास में आपको पहला चैप्टर करवाना है, कितने क्लास में दूसरा चैप्टर करवाना है, ये सारा चीज़ भी उसमें लिखा हुआ है। साथ में इसके अलावा आप क्या करते हो, 10 बजे स्कूल लगा आपका, सबसे पहले प्रेयर होगा स्कूल लगने के बाद। प्रेयर करने के बाद अब वो बच्चा क्लास में जाएगा, पढ़ाएंगे आप, फिर उसके बाद लंच ब्रेक होगा, कुछ एक्टिविटी भी करवाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल करवाते हो आप, साथ में खेल कूद के लिए समय देते हो। मतलब कि इस सिलेबस को, जो आपके पास सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपने एक रणनीति बनाई है कि साल में इतने दिन स्कूल लगेगा तो कौन कौन सी क्रियाएं हमको करवानी है और उसके साथ में इसको क्या करवाना है, सिलेबस को कंप्लीट। मंथली या फिर जैसे भी आपको टेस्ट भी लेना है, टेस्ट लोगे, फिर बीच बीच में आपका क्या होता है, परीक्षाएं होते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में जाओ तो टर्मिनल, हाफ ईयरली ऐसे करके होता है। और अभी जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसमें तो FA समेटिव और फॉर्मेटिव करके नाम दिया गया है उसको, है ना। फॉर्मेटिव टेस्ट भी होता है और समेटिव टेस्ट भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस को पढ़ना नहीं है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है इसके लिए भी एक रणनीति बनाई जाती है। तो उसी ही हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या कहते हैं। तो पाठ्यचर्या का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है और इसका ही भाग आपका क्या है, पाठ्यक्रम। सिलेबस जो है वो किसका भाग है, करिकुलम का भाग है, पाठ्यचर्या का भाग है। इसमें पाठ्यक्रम के अलावा जो अन्य गतिविधियां हो रही है, अन्य गतिविधि वो भी शामिल होता है। इस अन्य गतिविधि में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, पेपर हो रहा है और अलग से मंथली टेस्ट के अलावा साथ में आप खेल कूद करवा रहे हो,
इसके साथ आप कभी कभी टूर पे भी ले जाते हो बच्चों को, शैक्षणिक भ्रमण, वो भी इसी का भाग है। शैक्षणिक भ्रमण आप करवा रहे हो मतलब पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही होना चाहिए, भले आजकल ऐसे ही कहीं भी घुमा के ला लेते हैं, लेकिन शैक्षणिक भ्रमण का मतलब ये है कि ऐसी जगह घुमाना है जिससे बच्चे कुछ सीखे, और वो भी क्या सीखे, जो उनके पाठ्यक्रम में शामिल है वो चीज़, तो वो चीज़ भी यहाँ पे शामिल हो जाता है। तो पाठ्यचर्या एक वृहद क्या है, हमारा मैदान के जैसे है, और उस मैदान में खेलना कैसे है, कैसे पढ़ना है, उस चीज़ को आप क्या कहोगे, पाठ्यक्रम है। इसका परिभाषा दिया जाता है पाठ्यचर्या का, करिकुलम का, कि करिकुलम जो है एक खेल के मैदान के समान है, जिस पर चलकर बच्चा जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है ना। लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेगा, जब इसमें सारी चीज़ें हैं उनको वो करेगा, है ना, इनके अनुसार काम करेगा, तब वो अपने पाठ्यक्रम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, और पाठ्यक्रम कंप्लीट करना, उसको पढ़ना समझना ही उसका लक्ष्य है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और सिलेबस में ये आपका अंतर होता है दोनों। इसके बाद ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम के, हमने शिक्षण के चर देख लिए, शिक्षण के जो घटक थे वो देखते हैं हम, है ना। शिक्षण के कितने, या शिक्षण के उद्देश्य बोल सकते हो आप, उद्देश्य। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे में आप क्या देखना चाहोगे, क्या प्रोग्रेस देखना चाहोगे, कितना सीखा, ठीक है। या आप पढ़ रहे हो किसी चीज को, तो पढ़ रहे हो तो कि किन किन चीजों का विकास हो रहा है आपका। ठीक है। पाठ जो शिक्षण है, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप चाहोगे उनका तो सर्वांगीण विकास हो, सभी पक्ष का विकास होना चाहिए, उनका बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, चहुमुखी आपका विकास होना चाहिए, ये मानते हैं। लेकिन शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य है आपके। पहला उद्देश्य है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो होना चाहिए। बच्चे का कौन सा विकास होना चाहिए, मानसिक विकास, मतलब आप चाहोगे कि ज्ञान का विकास हो उसके अंदर, तो इसको बोला जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक, या हम बोल चलो पहले यही लिख देते हैं, आप चाहोगे कि उसके मस्तिष्क का या फिर मानसिक विकास हो, मानसिक विकास। दूसरा, जब बच्चा पढ़ रहा है, आप उसको पढ़ा रहे हो, तो आप चाहोगे कि उसका जो, देखो पहला तो ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं इसको, ये भी चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें मानसिक पक्ष का विकास हो रहा है बच्चे को, इस पक्ष को क्या कहा जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा, आप चाहोगे उनके अंदर जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको वो अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखे। आप बच्चों को कभी बोलते हो ना, सामने आके यहाँ पे कुछ सुनाओ, या कुछ लिखने के लिए कहा जाता है, कविता, गीत, कहानियाँ, मन की बात, जैसे हम बोलते हैं कि सामने बुला के आज का समाचार क्या है कुछ बता दो, या फिर सुविचार कुछ बुलवाते हैं बच्चे को सामने लाके, क्योंकि उसके अंदर जो भी झिझक है वो दूर हो जाए, और आप जान सको कि कौन से बच्चे में कौन सी क्वालिटी है, उनके अंदर का जो भी चीज़ है आप उसको क्या करना चाहते हो, बाहर लाना चाहते हो, उनके भावनाओं का विकास करना चाहते हो, भावनाओं का विकास। और स्कूल में कुछ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जब कियाई जा रही है, तो उसमें आप क्रियाएं करवाते हो, प्रैक्टिकल करवा रहे हो, साथ में ड्राइंग करवाओगे, पेंटिंग करवाओगे, निबंध लेखन करवाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके क्रियाओं का भी विकास चाहते हो आप, क्रियाओं का विकास। तो 3 प्रकार से बच्चों का विकास होगा शिक्षण से। अगर कोई बच्चा सीख रहा है, आप टीचिंग करा रहे हो उनके, तो आप चाहोगे पहला उनके मस्तिष्क का विकास हो, भावनाओं का विकास हो, और तीसरा उनकी क्रियाओं का विकास हो। जब मस्तिष्क का या मानसिक विकास होता है तो हम उसे कहते हैं कि उनके ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हुआ है। भावनाओं का विकास मतलब भावात्मक पक्ष का विकास, भावात्मक पक्ष का विकास। और तीसरा क्रियाओं का विकास, ये हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष का विकास। तो 3 आपके मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने के, कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास करना। अब आते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर,
ये सारी चीज़ें जो अब हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, इसको पूरा डिटेल से भी पढ़ना है आगे। आज पहला क्लास है, इसलिए हम शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। दूसरा होता है अवबोध स्तर, और तीसरे नंबर पे आता है चिंतन स्तर। जब आप टीचिंग करते हो तो अलग अलग लेवल के बच्चों को अलग अलग उनके अनुसार पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप जब पढ़ाओगे प्राइमरी लेवल के बच्चों को, तो वो स्तर कहलाता है स्मृति स्तर। स्मृति मतलब क्या किससे संबंधित है? याद, है ना। स्मृति मतलब हम क्या बोलते हैं, किसी चीज को याद रखे हो, उसी को क्या है, स्मृति कहा गया है। स्मृति स्तर में बच्चा, अब देखो आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल में बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उस समय आप डायरेक्ट बुक खोल के उनको पढ़ाना शुरू नहीं करते हो। आप उनको जाएंगे शुरू दिन तो गीत सुनाओगे, कहानी कविता सुनाओगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट है ABCD पढ़ाओगे। एक दिन में क्या सीख जाएगा बच्चा ABCD? या 1 2 3 4 जो पढ़ा रहे हो वो एक दिन में नहीं सीखेगा। रोज आप इसी चीज को रिवाइज करवाते हो, रोज रोज ABCD बुलवाओगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, 1 2 3 4 चार्ट दिखा दिखा के या ब्लैक बोर्ड में लिख लिख के आप बताओगे। जब रोज रोज बच्चा इन्हीं चीज़ों को देखेगा और सुनेगा तो उसके दिमाग में छप जाता है वो चीज़। इसको कहते हैं रटना। हम अभी भी क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जब कोई चीज़ याद नहीं होता तो उसको रटते हैं, समझ नहीं आता तो उसको रट लेते हैं, है ना। तो सब बच्चा जो है ABCD सीखा है, अल्फ़ाबेट या नंबर सीखा है तो या वर्णमाला सीखा है, वो रट कर ही सीखा है। रोज 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 स्कूल में वही काम है कि उन्हीं चीज़ों को पढ़ाना है। तो बच्चा उसमें क्या हो जाता है, दक्ष हो जाता है। क्या करके सीखा है वो? रट कर जब सिखाया जाता है, जब रटवाया जाता है, उसी स्तर को क्या बोला जाता है? स्मृति स्तर। और ये आप हाई स्कूल में नहीं करोगे, ये कब करोगे? प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी लेवल में ये काम किया जाता है। दूसरा जो है अवबोध स्तर। बोध का मतलब होता है जानना, बोध का मीनिंग होता है जानना। जब बच्चा जानने समझने लायक हो जाता है तो अब रटवाओगे नहीं आप। कौन से स्तर में? अच्छा, इसका मतलब लेकिन कैसे समझेगा बच्चा? जानकर या फिर समझकर। जब मिडिल स्तर में आएगा बच्चा, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ेगा, उस समय अब आप रटवाओगे नहीं, बच्चा चीज़ों को जानने लगेगा, समझने लगेगा। आप बताओगे कि भारत जो है ना, भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने उसके अंदर राज्य है, तो अब बच्चा उस चीज़ को रटेगा नहीं, वो क्या करेगा? समझेगा उस चीज़ को। आप हो सकता है कभी कोई चीज़ गलत बता दो तो वो ढूंढ कर भी ला देगा उसको कि नहीं मैम आपने ये गलत बताया था। जैसे अभी कंटिन्यू हम पढ़ रहे थे कि 28 राज्य, फिर 29 हो गया, है ना। तो उसको आपने अगर गलत पढ़ा लिया है तो बच्चा इस स्तर में आ गया है कि वो अपने से ढूंढ के आपको आंसर बता सकता है, क्योंकि अब उसमें प्रवृत्ति कौन सी आ गई है? उत्सुकता ज़्यादा, है ना, जानने की समझने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। तो इस स्तर को जब बच्चा जानकर और समझकर चीज़ों को पढ़ता है उसको क्या कहा जाएगा? अवबोध स्तर। और इस तरह का टीचिंग आप कब करोगे? मिडिल लेवल पे करोगे। तीसरा चिंतन स्तर। जब बच्चा खुद से विचार करना सीख जाता है, चिंतन या विचार करना, ये क्रिया होती है आपके हाई लेवल में। जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चा जाएगा तो आपने जो पढ़ाया है, देखो मिडिल स्तर में क्या होगा, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखवा दिए हो बच्चे को तो वो उसी को समझ तो रहा है कि आंसर का मतलब क्या है, लेकिन जब पेपर होगा तो लिखेगा सेम टू सेम उसी को, अपने से कुछ ऐड नहीं करेगा उसमें, उसी को पढ़ेगा, याद करेगा, समझा है और उसी को ही लिखेगा। भले थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर कर हो जाएगा उसका, लेकिन 11वीं और 12वीं का बच्चा आप जो समझाए हो उसको समझ लिया, अब वो ऑन वर्ड्स में लिखेगा, अपने शब्दों में लिखेगा। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें वो और ऐड कर ले बाहर से। क्यों ऐड कर पा रहा है? क्योंकि वो उस विषय पर क्या कर रहा है? विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो ये चिंतन स्तर जो है वो शिक्षण का तीसरा और सबसे उच्चतम स्तर है जो कि हाई लेवल पे डेवलप होता है।
अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा 11th का है तो क्या वो स्मृति स्तर का प्रयोग नहीं करेगा? पढ़ने में करेगा, है ना। आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि स्मृति स्तर में जब बच्चा है तो वो चिंतन स्तर का प्रयोग करेगा, लेकिन जब चिंतन स्तर में है, बच्चा इस लेवल पे आ गया है, हाई लेवल पे, तो उसके लिए शिक्षण में स्मृति स्तर का भी प्रयोग हो सकता है और अवबोध स्तर का भी हो सकता है। उल्टा नहीं जाएगा, यहाँ पे चिंतन स्तर नहीं आएगा, यहाँ भी चिंतन स्तर नहीं आएगा, ना अवबोध नहीं आएगा, लेकिन जब अवबोध स्तर में है तब स्मृति स्तर का भी प्रयोग होगा और अवबोध स्तर का भी प्रयोग होगा। दोनों चीज बच्चा रट कर भी पढ़ सकता है और जानकर और समझ कर भी पढ़ सकता है। चिंतन स्तर में अभी भी बच्चा रट भी सकता है, जान समझ कर भी पढ़ सकता है और चिंतन करके भी पढ़ सकता है। तो ये तीनों अलग अलग स्तर है चिंतन के। इनके जो देने वाले हैं मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने इसके बारे में बताया है, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जो स्मृति स्तर है इसके प्रतिपादक, स्मृति स्तर के प्रतिपादक है हर्बर्ट, इसके प्रतिपादक है। दूसरा अवबोध स्तर, इसके प्रतिपादक है मॉरिसन, और चिंतन स्तर के प्रतिपादक है हंट।